हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का बीएचयू वर्ल्ड मालवी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं डीके मिश्रा, आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम लोग बात करेंगे जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसमें जो कुछ बदलाव हुए हैं विशेष रूप से आपके डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के। उसमें हम लोग फिज़िक्स सब्जेक्ट को लेकर के, फिज़िक्स विषय को लेकर के जो आपकी शंकाएं हैं उसको दूर करेंगे। और साथ में परीक्षा के संबंधित जो सिलेबस हैं, आपका जो पाठ्यक्रम पूरा तैयार है, जो लिस्ट है जिसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है और किन किन तरीक़ों के क्वेश्चंस उसमें बनाए जाएंगे, इस पर एक डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। बेसिकली आज का ये वीडियो कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नया पैटर्न है एग्जामिनेशन का, उसमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं हम लोगों को कवर करने हैं। जैसा कि आपको पता ही चल चुका होगा अब तक कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं CUET जिसको हम लोग कह रहे हैं इस वक्त, इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो फिज़िक्स सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें बेसिकली क्लास 12 के लेवल पर जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को रिकवर किया गया है। उन्हीं को सेलेक्ट करके उन्हीं में से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ऐसा गाइडलाइन आया हुआ है। इस बात को समझ के चलिए आप लोग। अब क्लास 12th में क्या क्या सिलेबस रहा है मोटे तौर पर तो आपको पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिटेल में उसको समझेंगे और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसे भी दूर कर देंगे और फर्दरमोर इसी को आगे बढ़ाएंगे और इसी को डिटेल में पढ़ करके किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनेगा, कहाँ आपको समस्या आ जाएगी क्वेश्चन करते समय, वो सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप दूर करेंगे। तो आज का कार्यक्रम जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं इसी पर पूरी तरीके से बेस्ड है। अब आप जानते हैं कि क्लास 12th में जब भी आप एंट्री करते हैं, आप शुरू के जो 2-3-4 लेक्चर पढ़ते हैं, 2-3-4 लेक्चर का मतलब है 2-3-4 टॉपिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, वगैरह वगैरह, उसमें और बाकी जो बचे हुए हैं जैसे मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स, उसमें थोड़े बहुत अंतर देखने को मिलते हैं। वो अंतर बेसिकली जो मैथमेटिकल एप्लीकेशंस होते हैं जिनको इन्वॉल्व करके हम लोग फिजिक्स को समझते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। वहाँ पर वो बात समझ में आ जाती है। तो वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और दोनों में क्या चीज़ें कई बार समान हो जाती है और कई बार बिल्कुल समानता नहीं रहती, उस चीज़ को आपको समझाएंगे। एक बात बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका जो परीक्षा होने जा रहा है, फ़िलहाल तो उसमें 11 से डायरेक्ट कोई चीज़ अब उठाने वाला नहीं है क्वेश्चंस के रूप में, लेकिन आप जानते हैं कि 11th में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो क्लास 12th के तमाम प्रॉपर्टीज़ के साथ कनेक्ट होती रहती हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि 11th की उन चीज़ों को आपको पढ़ना है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। इसका अर्थ नहीं कि उसका लोड आप अननेसेसरी अपने दिमाग में डाल लें, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन मैथमेटिकल टूल्स का और जिन जनरल अप्रोच का 11th में एप्लीकेशंस के रूप में आपने पढ़ा है या किन्हीं किन्हीं चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, उनके कुछ पार्ट्स का ध्यान रखिए, डिटेल में नहीं, उनके कुछ पार्ट्स का क्लास 12 के कुछ चैप्टर्स में, सब चैप्टर्स में भी नहीं, कुछ चैप्टर्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक है। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। अब अगर उससे लिंक है और उधर से आपको पहले से प्रॉब्लम है, तो इधर सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। अब फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हम 11th को पूरा पढ़ें। इसका अर्थ ये है कि उन जगहों पर जब हम आपको 12th की चीज़ पढ़ाएंगे, तो उन जगहों पर 11th के उस रिलेवेंट पॉइंट को जिसकी ज़रूरत है, जो कनेक्ट हो रहा है, या जो कह लीजिए कि जो आपके दिमाग में आइडिया डेवलप करने में मदद करता है क्लास 12th की चीज़ को समझने के लिहाज से, उन चीज़ों को आपको हम रोक करके बताते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि देखिए ये चीज़ जो अभी अभी मैंने बताया है क्लास 11th में चीज़ मिलती है, अब देखिए कि क्लास 12th के इन टॉपिक्स में इसका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है। और ज़रा आप ये भी समझिए कि अगर इनको आप नहीं जान पा रहे हैं तो आपको किन किन तरीकों की समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि क्यों क्लास 11th को डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए बात को।
अब जैसे क्लास 11th में आप चलेंगे तो क्लास 11th में शुरू में ही आप पढ़ लेते हैं डायमेंशंस और वेक्टर। तो क्लास 12th में भी आप जो चीज़ पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें भी आप पाएंगे कि लगभग हर टॉपिक्स में डायमेंशंस आपसे पूछे जाते हैं और सभी टॉपिक के डायमेंशन, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट फिलहाल आपके सामने खुल गया है, आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको डिफाइन करते होंगे, उस पर कोई क्वेश्चन पूछता होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी होगी उसका डायमेंशन वो पूछ लेगा। जैसे कह देगा परमिटिविटी कांस्टेंट, उसका डायमेंशन बताओ, उसका डायमेंशन बताइए, बीमा बताइए उसका, समझ रहे हैं। विद्युतशीलता की बीमा बताइए, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युतशीलता की बीमा। अब बीमा जैसी चीज, डायमेंशन जैसी चीज है क्लास 11th में। अब आपको जाकर के डिटेल में पूरा बीमा नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत आपको जानकारी रहेगा तो आप वहां से उसको आसानी के साथ कैप्चर कर लेंगे और यहां उसको यूज कर लेंगे। मैं करके दिखाऊंगा भी आपको कराते समय। और इसी प्रकार से वेक्टर की बात करें तो वेक्टर तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें किन किन जगहों पर 12th में किन किन जगहों पर उसके किन किन अप्रोचेस को, जैसे वेक्टर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल करना है। अब वेक्टर से जुड़ा हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, थोड़े बहुत उनका भी इस्तेमाल है, थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल है, लेकिन है वेक्टर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है। तो मैं बीच बीच में आपको रोक करके बताता रहूँगा कि ये इसका इस्तेमाल है तो कैसे है और क्यों है। तो इस बात से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बात और, जैसे ध्यान से देखेंगे तो काइनेमेटिक्स का मतलब जिसको हम लोग ऋजुरेखीय गति भी हिंदी में कहते हैं, समान रेखा में चली गई गति, जिसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, गति के नियम, और साथ में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको हिंदी में आपकी किताबों में लिखा रहता है न्यूटन का गति विषयक का नियम। वहाँ पर फोर्स के लिए फार्मूला होता है, मोमेंटम के लिए फार्मूला होता है, या वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, उसमें भी कुछ छोटे छोटे फार्मूले मिलते हैं। उनके भी एप्लीकेशंस मैग्नेटिज्म में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जगह जगह पर देखने को मिलते रहते हैं, वो मिलते रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ वर्क वगैरह का इस्तेमाल मिलता है आपको। कार्य ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, उसका भी जरूरत पड़ता है। तो मैं उन जगहों पर रुक करके 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत जल्दबाजी में उसको बता करके अपना ड्यूटी पूरा कर लूंगा, आप समझे चाहे ना समझें, ये नहीं होगा। मैं अभी से आपको क्लियर कर दे रहा हूं, आपके हितों के साथ जरा सा भी अनदेखी और जल्दबाजी नहीं की जाएगी। आपको चीज़ों को बेस्ट तरीके से डिलीवर करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। हम सब कुछ परिश्रम के साथ करें और वो बेकार हो जाए थोड़े बहुत चीज़ की वजह से, तो फिर कुछ मतलब तो निकलता नहीं है। तो इस बात को लेके एकदम सावधान हम हैं, तो आपको इस तरफ से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं फिर से, शायद यह चौथी और 5वीं बार कह रहा हूँ, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि क्लास 11th को इन डिटेल नहीं जानना है, और कितना जानना है मैं आपको अपनी तरफ से पूरी एश्योरिटी देता हूं कि वह लोड आपके सिर पर नहीं है, वो लोड मैं ले लिया हूं। बस आपको मेरी बात सुनना है, समझना है, और उन बातों को सीखने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं उसको फॉलो करते रहना है ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ। फिर आपकी सारी समस्या स्वतः दूर हो जाएगी। तो आइए, बात तो हो गया है, अब जरा हम लोग सिलेबस पर आते हैं, फिर वहां पर आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या कनेक्टिविटी रहेगी, उसको देखेंगे। ओके, इसमें पहला टॉपिक हमारे सामने है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आप साफ साफ देख ही पा रहे होंगे कि जो पहला टॉपिक हमने लिखा है, इसके बगल में लिखा ही है वेक्टर। यहाँ मैंने पहले से वेक्टर लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी आने वाली हैं जिसमें वेक्टर के चीज़ों का, उसके प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा। वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल होगा, वेक्टर कंपोनेंट का इस्तेमाल होगा, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी वेक्टर एडिशन का भी होगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का भी होगा, और वेक्टर प्रोडक्ट का भी होगा, कंपोनेंट का भी होगा। ठीक है, वो कराते समय मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाता रहूँगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, यानी यहाँ वेक्टर का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना पड़ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाना पड़ सकता है,
अब चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हो सकता है जब अपने डायरेक्शन को चेंज करे तो इसका कंपोनेंट भी निकालना पड़े आपको। ये सारी चीज़ें, ये सारा इलाज आप समझिए कि वेक्टर के मेथड से ही होगा। इसलिए इस चैप्टर में वेक्टर जैसे टॉपिक का जो बेसिकली क्लास 11th में डील किया जाता है महत्व है, वो महत्व है। मैं फिर से आपको मेरे बच्चों एश्योर कर दे रहा हूं अपनी तरफ से कि यह लोड आपको नहीं लेना है। उसका जो महत्व है उसको कैसे साथ साथ सीख लेंगे वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं बहुत ही मास्टर तरीके से आपको सिखाऊंगा और बहुत ही फनी वे में आप उसको आसानी से सीख लेंगे। कहीं ज़रूरत होगा तो कुछ नोट्स लिख दूंगा, आप उसको 2-4 एक बार पढ़ लेंगे, वो आपका दिमाग में सेटल हो जाएगा और आपको फर्दर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इससे जुड़ा हुआ फील्ड है। अब यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, फील्ड हो गया और ये फोर्स हो गया। ये तीनों ही चीज़ फिर से वेक्टर क्वांटिटी हैं, यानी इनको अपने इनके सिद्धांत के आधार पर तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में इस पर भी वेक्टर के नियमों का, सदिशों के सारे नियम कानून का एप्लीकेशन होगा। चारों एप्लीकेशन, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपोनेंट और मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेक्टरों का जोड़ना, सदिशों का घटाना, उनका वियोजन और उनका गुणन। तो कैसे कैसे होगा वो मैं आपको ब्रीफली वहाँ पर बताता रहूँगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा भी। आप ये ना समझिए कि हम लोग यहाँ पर बस ऐसे ही बोल रहे हैं लेकिन काम करते समय हमारी स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। वो बिल्कुल नहीं बदलेगी। जो आपसे वादा किया जा रहा है वही चीज़ आपको मिलेगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जिससे मिल के बनता है वो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। जब पढ़ाएंगे तो आपको खुद ही ये बात समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है। लॉ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस यानी गॉस लॉ। तो चूंकि गॉस लॉ बेसिकली किसकी बात करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात करता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे मिलके बनता है? फील्ड से और एरिया से। दोनों को वेक्टर के रूप में लेते हैं, दोनों को सदिशों के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब एक बात पर हम लोग अब एक मत हो रहे हैं, बिल्कुल सहमत हो रहे हैं कि इसमें जितना टॉपिक हमने नोट किया है वो हर टॉपिक की तो डायरेक्टली की तो इनडायरेक्टली वेक्टर के एप्लीकेशन से, वेक्टर के उपयोग से और उसके महत्व से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने यहाँ वेक्टर लिख दिया था, पहले ही लिख दिया था, ठीक है। तो हम लोग जब भी इसको स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक दिन पहले यानी इसमें एंट्री करने से पहले जो पहला लेक्चर होगा उसमें सभी जरूरी वेक्टर के जो जरूरी चीज़ें होती हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, जो ट्रिक्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो फार्मूलेज होते हैं, वो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूंगा। सबकी एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल भी सिखा दूंगा और ये भी बताऊंगा कि देखो इन एग्जाम्पल पर इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या इन क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज़ का इन तरीके से इस्तेमाल करना है आपको। तो ये पहली चीज़ हुई। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें दूसरी चीज़ आ गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर। ये सेकेंड पार्ट है, स्केलर है। इसमें राहत की बात यह है कि इसमें वेक्टर का इस्तेमाल नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं के बराबर। 1, 2, 4, 5% हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज नहीं के बराबर है, क्योंकि पहले से ही मैं क्लियर कर दिया हूं कि ये क्या है, स्केलर है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको विद्युत विभव कहा जाता है, या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत विभव से जुड़ी हुई ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जिसको आप अपने हिंदी की किताब में संधारित्र बोलते हैं, संधारित्रों की धारिता आपने पढ़ा होगा, वो चीज़। इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्रों को जोड़ना, सीरीज में जोड़ना, पैरेलल में जोड़ना, श्रेणी और समानांतर क्रम के नाम से हिंदी में आप इसको जानते हैं। फिर डाइलेक्ट्रिक है ये, ठीक है, और इसका प्रभाव कैपेसिटर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें जो आप देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक का मतलब परावैद्युत पदार्थ होता है, हिंदी में घबराइएगा मत। तो ये सारी चीज़ों में कहीं पर भी वेक्टर का रोल नहीं है, यानी ये सामान्य अर्थमेटिक मेथड से लगेगा। इसमें वेक्टर एल्जेब्रा यानी वेक्टर से जुड़ा हुआ मैथमेटिक्स जो होता है उसको हम लोग वेक्टर एल्जेब्रा कहते हैं, उसका ज़रूरत पड़ने वाला नहीं है। यानी कंपैरेटिवली ये आसान है, ठीक है। आसान का मतलब इसमें बार बार आपको वेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक है। पढ़ाते वक्त मैं आपको बताऊंगा।
इस दोनों में जो कैपेसिटेंस है ये बहुत प्यारा सा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या आप मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन तो अकेले इसी से आ जाएंगे। इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतना अच्छे से आपको बताऊंगा कि शायद गारंटीड कि शायद आपको बुक से दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के साथ क्लास में बने रहेंगे तो, और आपको इंटरेस्ट आएगा भी, ये भी बिल्कुल दावा है। इसके बाद अरेंजमेंट है कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर के संबंध में। कैपेसिटर का अरेंजमेंट और एनर्जी को कैसे स्टोर करता है कैपेसिटर, ये भी आपको समझाऊंगा। इसमें भी कुछ ट्रिकी चीज़ें होती हैं जो बच्चे स्किप कर देते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, और गलत हो गया और लास्ट तक उसको सही ही मान के चलते हैं। तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, और सॉल्व करते समय आप भी गलती करेंगे ही, आप देखिएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और कहाँ पर आपको, कहने का मतलब कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको हैंडल विथ केयर करना है आपको। खैर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तीसरी पॉइंट यहाँ पर हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो पॉइंट में जो टॉपिक्स हमको पढ़ना है, इसमें कहीं भी वेक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं है, एक बात। और दूसरी बात कि इसमें क्लास 11 से जुड़ी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं है। एक बात साथ में और बता देना चाहता हूँ, जरा मैं पीछे आऊँगा। ये जो आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी शब्द आ गया है, ये एक चीज़ और बता रहा है। वो ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि भाई देखो, एक चीज़ यहाँ पर जानना है कि इसमें वर्क पावर एनर्जी का कुछ न कुछ रोल है। यानी क्लास 11th वाला वो जो टॉपिक था वर्क पावर एनर्जी, उसका इसमें कुछ न कुछ रोल है। वो कहाँ रोल है, कैसा रोल है, वो पढ़ाते वक्त आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें वेक्टर का कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं चलने वाला है। वर्क पावर एनर्जी का भी कोई नियम नहीं चलने वाला है। थोड़ा बहुत न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट को इसमें लिंक किया जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फोर्स वगैरह, एक्सीलरेशन वगैरह का कंसेप्ट थोड़ा बहुत इसमें रहता है, और कोई विशेष बात इसमें भी नहीं है। तो यहाँ भी घबराने वाली बात नहीं है। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं, ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़, रेजिस्टेंस और उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगा, किरचॉफ का नियम क्या है, कैसे काम करते हैं, और ये कुछ मशीनें हैं जैसे डिवाइस यानी मशीन, ठीक है, उपकरण, जैसे हीट स्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, इन सब सारी चीज़, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो विभव मापी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से इनको भी समझेंगे, और सब पर 2-2, 4-4 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं इन क्राइटेरियाज पर, उसको भी आपको सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म आ गया है, और मैग्नेटिज्म में वेक्टर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें वेक्टर का इस्तेमाल है भाई। 1 मिनट, ठीक है, इसमें वेक्टर का इस्तेमाल रहेगा। मैग्नेटिज्म काफ़ी हद तक वैसा ही टॉपिक है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट वाला टॉपिक था। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में जो आपको हमने एक्सप्लेन किया, वेक्टर की ज़रूरत जहाँ जहाँ पड़ने वाली है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, कंपोनेंट का, वो सारी ज़रूरत यहाँ पर भी पड़ेगी, और पक्का पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट है, जो टार्क है, बार में इसको इतनी बात कर देखिए, बार मैग्नेट में भी अब जैसे टार्क है, तो टार्क तो ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जाहिर सी बात है वेक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बी स्वयं अपने आप में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें भी वेक्टर के एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी। साथ में इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन F = ma, या जिसको डेल्टा P बाई डेल्टा T कहते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ये पढ़ना तय है। तो जाहिर सी बात है, इनको हम आपको बीच बीच में रोक करके, कहीं 5 मिनट की ज़रूरत होगी तो 5 मिनट, कहीं 10 मिनट की ज़रूरत होगी तो 10 मिनट का समय लेकर के पहले समझा देते रहेंगे। बीच बीच में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको ब्रेक करेंगे, कहेंगे देखो भाई अब अपने आप को होल्ड डाउन करो, अभी इस जगह देखो, यहाँ पर क्लास 11 की ये फला प्रॉपर्टी आ रही है, तो इसको अच्छे से आप नोटेट कर लो अपने दिमाग में, इसको समझ करके ही आगे बढ़ना है। मैग्नेटिक नेचर एंड मैटर, यानी जो वस्तुओं में है, अलग अलग वस्तु होते हैं, उसमें चुंबकीय गुण कैसे निर्धारित किया जाता है, ये उससे जुड़ी चीज़ आपको बताया जाएगा। सॉलिनॉइड और टोरॉइड, ठीक है, इसको परिनालिका बोलते हैं, और उसके उपयोग क्या होते हैं। साथ में गैल्वानोमीटर जो है वो क्या काम करता है, और उसको समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार अमीटर और वोल्टमीटर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। इसमें इन दोनों की बात करें तो इसमें क्लास 11th की चीज़ों का कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ तक क्लास 11th की चीज़ों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन है। वो मैं आपको कैसे करना है आपको बताऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी जरा सा नहीं घबराना है। अगर आगे बढ़े हम लोग
तो अगला आ रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन। जो अगला टॉपिक है वो मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोल रहा है भाई? मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों से बोल रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है, लॉ ऑफ फैराडे पढ़ना है। मैग्नेटिक फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे देखेंगे तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान दो, ये मिल के बनता है बी और ए से। बी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी क्लास 11th का वेक्टर टॉपिक जो है क्लास 11th का, ये रिलेवेंस है, यानी इसका महत्व है। कैसे कैसे उपयोग है मैं बता दूंगा। वैसे भी जब आप शुरू के पहले दूसरे चैप्टर में वेक्टर के एप्लीकेशंस के साथ उसे पढ़े रहेंगे तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तो आप यूज टू हो जाएंगे। यहाँ पहुँच के अगर हमसे कुछ छूट भी जाएगा तो आपको पहले से सब तैयार रहेगा, है। हालांकि हमसे छूटेगा नहीं, लेकिन आपको पहले से सब तैयार रहेगा, ये मेरा विश्वास है। तो ये चीज़ है। फिर इसमें मोशनल ईएमएफ पढ़ना है। मोशनल ईएमएफ यानी गति की वजह से जो विद्युत वाहक बल चुंबक के प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत बनना है वो, और इंड्यूस ईएमएफ जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी चालक की गति की वजह से कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। साथ में हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल्फ को बोलते हैं स्व प्रेरण और म्यूचुअल को बोलते हैं अन्योन प्रेरण। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको पढ़ेंगे। मैं क्लियर कर दूं, इसका क्लास 11 से दूर दूर तक कोई विशेष लेना देना नहीं है। यानी अब तक आपने ये सीखा कि जितना कवरअप किए हैं उसमें क्लास 11th का वेक्टर, वर्क पावर एनर्जी और लॉ ऑफ मोशन, ये 3 टॉपिक का महत्व है। उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका दिखाई दे रहा है? वेक्टर का। दूसरे नंबर पर जो महत्व दिखाई दे रहा है किसका? लॉज ऑफ मोशन का। और तीसरे नंबर पर सबसे कम और सबसे कम मात्रा में भी जिसका उपयोग है वो वर्क पावर और एनर्जी का। ठीक है। फिर आपको एसी जनरेटर सिखाएंगे, ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, फार्मूले इसके क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में बनाए जाएंगे, उसमें भी आपको हम एकदम पक्का कर देंगे। आगे बढ़ने का समय आ गया है। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है भाई? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। तो अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम लोग टाइम वेरिंग करंट या वोल्टेज कहते हैं। टाइम वेरिंग करंट या वोल्टेज कहते हैं। देखिए, जो सामान्य डीसी करंट है वो टाइम वेरिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि अलग अलग समय पर उसकी मात्रा अलग अलग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। वो कांस्टेंट करंट होता है, वो अपने आप में क्या है? कांस्टेंट करंट। लेकिन ये टाइम वेरिंग करंट है। इसका फार्मूला होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा ये पेन बहुत मोटा हो गया, इसको सही कर लेते हैं। इसका फार्मूला होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पर, इसीलिए टाइम वेरिंग करंट है। इसके बारे में पढ़ेंगे। AC कंटेन्स रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। अगर अल्टरनेटिंग करंट में रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, इंडक्टर जोड़ दिया जाए, संधारित्र या कैपेसिटर जोड़ दिया जाए तो इसके काम करने की प्रक्रिया में क्या बदलाव हो जाता है, अब यह दोबारा कैसे काम करेगा, जोड़ने के पश्चात कौन कौन सी नई चीजें निकल करके सामने आ जाएंगी। यानी अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टेंस में कैसा व्यवहार करेगा, कैपेसिटर लगा देने पर कैसा व्यवहार करेगा। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, कैपेसिटर यानी संधारित्र, और इंडक्टर लगा देने पर, प्रेरण लगा देने पर, प्रेरक जिसको प्रेरक कहते हैं, वो लगा देने पर कैसा व्यवहार करेगा, उसको भी हम लोग यहाँ पर बड़े ही बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। ये जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जब पढ़ेंगे, आज की बात नहीं कर रहे हैं, इस चैप्टर में थोड़ा बहुत टेग्नामेट्री का और टेग्नामेट्री फंक्शन का जरूरत पड़ता है। तो कहाँ कहाँ वो ज़रूरत पड़ रही है और रोक करके मैं आपको वहाँ बताऊँगा। यानी क्लास 11th के मैथ की थोड़ी बहुत इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं डिटेल में आपको रोक करके वहाँ बताता रहूँगा। पहले बता दूँगा, फिर यहाँ पहुँचूँगा, हो सकता है तब तक आप उसको भूल चुके रहें, तो मैं ताज़ा ताज़ा यहीं पर बताऊँगा। भले इस लेक्चर को आधे घंटे रोकना क्यों न पड़ जाए, लेकिन उसको ताज़ा बता करके तब इसमें एंट्री करूँगा, तो आपको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। बाकी इसका पावर है, इसमें पावर जैसे चीज़ को कैसे समझते हैं, क्योंकि यही कहीं भी सर्किट में करंट चलता है तो हीट, एनर्जी,
और पावर, ये तीन चीज़ जरूर बनाता है, उसको समझेंगे। और साथ में इस बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर वैज्ञानिकों ने एक मशीन बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। आधुनिक मानव समाज में, जीवन शैली में, विशेष रूप से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग उपयोग करते हैं, बिजली से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं, उपकरणों का उपयोग करते हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बिना हमारी ज़िंदगी एक क्षण चलने वाली नहीं है, क्योंकि यह कम ऊर्जा को अधिक ऊर्जा में बदलता है या ज़रूरत के हिसाब से अधिक पावर को कम पावर में कन्वर्ट कर देता है। ये दो प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जो घरेलू ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन और जो पावर हाउसेज में लगते हैं वो स्टेप अप। तो क्यों घरेलू स्टेप डाउन, पावर हाउस वाला स्टेप अप क्यों? स्टेप अप और स्टेप डाउन में अंतर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है, ट्रांसफार्मर की विधि क्या है, वो काम कैसे करता है, ट्रांसफार्मर को हम लोग डीसी वाले में क्यों नहीं पढ़े, एसी में ही क्यों पढ़ रहे हैं, डीसी में काम करेगा कि नहीं करेगा, एसी में करता है तो कैसे, और साथ ही अल्टरनेटिंग करंट और सामान्य करंट यानी एसी और डीसी के विभिन्न प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ों को इस टॉपिक में देखेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आपकी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न बनाए जा सकते हैं जिसमें आप समस्या में फंस जाएंगे और क्या करके आप किसी समस्या में नहीं फंसेंगे। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब नाम से ही समझ में आ गया, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी को मिला करके एक वेव बनाया जाता है। ठीक है, हर्ट्ज ने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसमें अपना काम किया, एम्पियर ने भी काम किया, मैक्सवेल ने भी काम किया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इसमें काम किया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिक बात है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, नेचर एंड प्रॉपर्टी। EMW के क्या क्या नेचर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। साथ में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा 2 लाइन का एक छोटा सा फार्मूला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग बोलते हैं ID = ε0 dφ/dt। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। इसको पढ़ेंगे, क्या कहना चाहता है, ये क्या मैसेज देता है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसे भी समझने की कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। साथ ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वेव है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे माइक्रोवेव है, गामा रेज है, रेडियो एक्टिव तमाम वेव्स हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट है, और क्या कर सकते हैं उसको, लॉन्ग वेव है, ऐसे ऐसे करके बहुत वेव है, एक्सरेज है, विजिबल है। तो इन सारे वेव्स के वेवलेंथ अलग अलग होते हैं। तो इन वेवलेंथ को बढ़ते या घटते क्रम में जब सजा के रखते हैं हम लोग ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तरंग, जो तरंगों को एक साथ मिला करके रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी टू अरेंज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रम। उसको वेवलेंथ के बढ़ते या घटते क्रम में रूल्स के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से रखना, रूल्स मतलब ऑर्डर, एक क्रम से रखना, वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। और मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है। एक प्रश्न तो जरूर पूछेगा, आपसे कह देगा कि सैटेलाइट में जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उसमें कम्युनिकेट होने के में कौन सा वेव इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछला माइक्रोवेव ओवन में जो खाना पकाते हैं उसमें कौन सा वेव। आपसे कह देगा राडार कम्युनिकेशन में कौन से वेव को भेज करके कम्युनिकेट किया जा सकता है। आपसे कहेगा किसी मेटल को गर्म करते हैं तो कौन सा रेडिएशंस निकलता है। समझ रहे हैं, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसमें अलग अलग मशीनों के संबंध में कौन कौन से रेडिएशन लिंक होते हैं, वहाँ पर कौन कौन तरह के रेडिएशन काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनका नाम पूछ सकता है या फिर उनका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। ठीक है, इसमें टीचर्स का कोई रोल नहीं होता है, ये आपको अपने से याद करना होता है। एक क्रम में वो कैसे याद करेंगे वो आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं के बराबर होती है। इसके बाद इसके एप्लीकेशन, वही बात कर रहा था कि इन वेव्स का कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरत है, उसी की बात है। ये बहुत छोटा टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, नहीं आएगा भी नहीं। खैर, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड बुक का दूसरे नंबर पर टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ऑप्टिक्स में क्लास 11 से कुछ भी कनेक्ट नहीं है। ऑप्टिक्स में क्लास 11 से जो रे ऑप्टिक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। फिलहाल ये कौन सा ऑप्टिक्स है, तो ये है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इस रे ऑप्टिक्स में 11 से कुछ भी कनेक्ट नहीं है, खुश हो जाइए आप, कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें कंटेंट बहुत है। रिफ्लेक्शन पढ़ना है हम लोगों को, दर्पण पढ़ना है हम लोगों को, कनकेव और कन्वेक्स पढ़ना है हम लोगों को, उत्तल अवतल जिसको आप बोलते हैं, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ना है हम लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग क्या क्या है ये पढ़ना है हम लोगों को। मैथ की तो इसमें कोई फिजिक्स 11th की तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी होता है। इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी होता है, जिसको प्रकाशिक ज्यामिति भी बोलते हैं। यानी ज्योमेट्री, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, समझ रहे हैं ना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता यहाँ बहुत पड़ती है। जो बच्चा इसमें थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, ज्योमेट्री में जो कमज़ोर पड़ेगा, उसको थोड़ा यहाँ समस्या आने लगेगी। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ही, जिस लेवल पर हो सके छोटे से छोटे लेवल पर उतर के आपको समझाएं। जरूरत पड़ेगी तो क्लास 8 के लेवल पर भी जा करके आपको समझाएंगे, लेकिन समझ लीजिए। लेकिन भाई सीखना तो आपको, आप एकदम इसमें अगर ज्योमेट्री में कमज़ोर होंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। तो अभी से अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा कि जिस दिन आपको 2 दिन पहले बताया जाएगा कि ऑप्टिक्स पढ़ना है, थोड़ी सी क्लास 8 लेवल की जो ज्योमेट्री है, 8, 9th लेवल की, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। लाइन, ट्रायंगल, एंगल वाली चीज़ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। प्रिज्म को पढ़ेंगे, प्रिज्म में डिस्पर्सन होता है उसको पढ़ा जाएगा, डेविएशन को पढ़ा जाएगा, प्रिज्म का फार्मूला पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनता है वो पढ़ेंगे। 2 से अधिक प्रिज्म को एक साथ जोड़ करके कोई प्रॉपर्टी रिजॉल्व करना हो तो उसे भी देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। लेंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं भाई, कनकेव और कन्वेक्स, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। चश्मा इसी से बनता है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप भी इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ इसमें पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें पढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, छोटी छोटी चीज़ें जो हमको जानना और समझना है। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस को बनाने वाला फार्मूला जिसको कहते हैं, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूला बताएगा कि लेंस का माध्यम बदल दें, अगर पानी से ग्लिसरीन में डाल दें, पहले से ग्लिसरीन में उसको अल्कोहल में डाल दें, तो लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, जबकि उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। यानी एक प्रश्न है कि क्या लेंस का शेप चेंज किए बगैर उसका फोकल लेंथ चेंज किया जा सकता है, उसका नेचर चेंज किया जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। तो आखिर कैसे किया जा सकता है और कैसे हो जाएगा, ये तो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। और इससे संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है, पहले ही नाम ले चुका हूँ, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, बेसिक 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, उसको आपको समझाएंगे। और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट पे 2-2, 4-4, 5-5 के न्यूमेरिकल क्लास में ही होगा, बाकी पीपीटी में तो क्वेश्चंस आएंगे ही। ठीक है, वो आपको कराया जाएगा। दूसरी चीज़ है ऑप्टिक्स भी, इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसमें क्लास 11th के कुछ वेव्स की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में जो वेव्स है, जैसे प्रोग्रेसिव वेव हो गया, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसको कहते हैं। ठीक है, आपको क्लास 11th में जाके इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं यहीं पर सब पढ़ा दूंगा आपको। क्लास 11th में आपको ताक झाँक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मेरी बात से आप कनेक्ट भी होंगे, बच्चों को फिजिक्स में वेव जैसा चैप्टर जो है हर स्कूल में, हर स्कूल के टीचर, चूँकि ये लास्ट में होता है, ये चैप्टर में पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होने लगती है, और इसलिए ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग भी होता है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ। हालांकि मैं आपको पूरा फुल इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाऊँगा, लेकिन होता ये बोरिंग है। और मेरे साथ इसे पढ़ करके आप एक अंतर जरूर महसूस करेंगे कि इसको सामान्यतः जो लोग बोरिंग बनाते थे उससे और मालवीय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर इंटरेस्टिंग बना करके दिया जा रहा है, उन दोनों में एक अंतर भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसकी चीज़ें, इतनी चीज़ें, हाइजीन्स प्रिंसिपल पढ़ना है, वेव फ्रंट पढ़ना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये कंटेंट है, इसको डिटेल में मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो संभव नहीं है। ये पढ़ाते वक्त ही आपको समझाएंगे, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, सबसे आसान, सबसे बढ़िया, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मसालेदार चैप्टर आपका यही है। इसमें कई टॉपिक्स हैं, जैसे डुअल नेचर है, एक्सरेज है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम। ये 5-6 टॉपिक हैं इसमें।
आपके किताबों में तो ये 5-6 चैप्टर्स होंगे, लेकिन ये हर चैप्टर 4-5 पेज का ही होता है बस, और हर चैप्टर में 4-5 फार्मूले ही होते हैं। और एक काम की बात आपको बता दें कि उधर इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म जो आपने पढ़ा था 3-4 चैप्टर, उनको मिला करके ही सारे फार्मूले इसमें बनते हैं। यानी इसमें कोई फार्मूला नया नहीं होता है, जो फार्मूला आप इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म में पढ़े हैं बस वही होता है, बस इस टॉपिक को छोड़ करके। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में सेम फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा फार्मूला का स्ट्रक्चर अलग रहता है, बाकी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स से ही सबसे अधिक क्वेश्चन आने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स की सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भी कोई 11th के क्लास से कोई इंट्रैक्शन नहीं है। अगर इसमें इंट्रैक्शन है तो 12th के शुरू के 3-4 चैप्टर से, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट से है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह से है, कैपेसिटर से भी जुड़ा हुआ चीज़ है, मैग्नेटिज्म के दोनों चैप्टर से, परमानेंट मैग्नेटिज्म और टेम्पोररी मैग्नेटिज्म, उनसे भी इसका तमाम लिंक है। बहुत सारे फार्मूले उससे ड्राइव होते हैं या उससे आते हैं, तो यहाँ पर समझना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, दे ब्रॉगली नेचर ऑफ फार्मूला एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे इसको, सब पे एक एक फार्मूला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी एक फार्मूला, दे ब्रॉगली पर भी एक फार्मूला, और एक आध फार्मूला इनके डेरिवेटिव फॉर्म से रहेंगे, यानी इनको मिला करके जो बन जाएगा वो एक आध फार्मूला रहेगा, और कोई विशेष बात नहीं। क्वेश्चंस बहुत रहेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं। एक्सरे एंड इस एप्लीकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा टॉपिक। एक्सरे कैसे बनता है और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके ज़्यादातर फार्मूले इन्हीं फार्मूलों से कनेक्ट होंगे। जो शुरू का पहला टॉपिक है उन्हीं फार्मूलों से एक्सरेस के भी फार्मूले कनेक्ट होंगे। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर जो है, या यूँ समझ लीजिए कि वहाँ जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक, वो सब इसमें आएगा घूम फिर करके। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लास 11 से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्लास 12 के शुरू के 2 चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल है भाई। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल है, जिसमें आप पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट। कंजर्वेशन का यह मतलब होता है, उसका प्रयोग कई जगह यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि इस चीज़ को डिटेल में फिजिक्स में नहीं पढ़ना रहता है, डिटेल में तो इसको केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, बट फिजिक्स में जितना सिलेबस है इसका आपके NCERT की किताब में, वो सब कुछ आपको मैं अपनी तरफ से डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद आता है न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन एप्लीकेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बच्चों को इसमें बड़ा मज़ा आता है। अमूमन आपको भी पूरा मज़ा आएगा हमारी क्लास में, और पढ़ते पढ़ते एक एक चीज़ याद हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स आपको, ये हमारा दावा है, गारंटी है, आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा इसका। आप हमारे साथ सीरियसली पढ़ेंगे तो इसका रिवीजन आपको नहीं करने दूंगा। हमारी बातें सुनते सुनते ही सब आपको याद हो जाएगा। अगर कुछ करना है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इसका जो हम DPP देंगे उसको लगा लीजिएगा। PPT जो हम सॉल्व करेंगे उसको अच्छे से देख लीजिएगा, DPP सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ नया आपको इसमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग स्वयं रिसर्च करके ही क्वेश्चंस आपको देंगे अच्छे से, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ अलग से सोचने, परिश्रम करने की आवश्यकता न पड़े। वो सारा बाहर हम अपने ऊपर लेने वाले हैं। फिर आ गया है सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल नई चीज़ है, एकदम नया। इनका इन सबसे कुछ नहीं लेना देना है। अगर थोड़ा बहुत इसका कुछ लेना देना है तो इलेक्ट्रिसिटी से, करंट वाला जो चैप्टर, थोड़ा बहुत उससे कुछ लेना देना है, बाकी कहीं से कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है। तो सेमीकंडक्टर क्या है, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इससे जुड़े हुए डिवाइस होते हैं, बहुत सारे डिवाइस होते हैं, जैसे रेक्टिफायर है, LED है, फोटो डायोड है, जेनर डायोड है, सोलर सेल है, वो इससे बनते हैं। इसके साथ ही इससे बनाए जाते हैं स्विच, ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर। वो कैसे काम करते हैं, उनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आखिरी चीज़ है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बच्चे को इसको जानना चाहिए, चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो। ठीक है, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा कंप्यूटर, हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम या एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, एंटीना कैसे काम करता है, एंटीना की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सिग्नल को स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड किया जाता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को कमज़ोर कैसे किया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, एंटीना कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, हमारे देश में जो स्पेक्ट्रम आधारित कंपनियां मोबाइल नेटवर्किंग सिस्टम काम करती, वो कैसे काम करती हैं, मोबाइल सिम कैसे काम करता है, सिम के शुरू के 4 अंक, फ़ोन नंबर के शुरू के 4 अंक, लास्ट के 6 अंक का क्या मतलब होता है, वो क्या जानकारी देते हैं, सिग्नल को रीड कैसे किया जाता है,
सिग्नल को रीड कैसे किया जाता है, ट्रांसमिशन पाथ क्या होता है, इन पर इंफॉर्मेशन तो आपको दिया ही जाएगा, साथ में इनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। तो सिलेबस में आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल का जो सिलेबस था एग्जाम का, उसमें इतना ही आपको पढ़ना था, इससे अधिक नहीं। और साथ में आपको अंत में ये बताना है कि इसमें जो एग्जाम जो क्वेश्चंस के क्राइटेरियाज हैं वो ट्रू फॉल्स वाले भी आएंगे, एसरेशन रीजन भी रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे, और जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे रहते हैं वो भी रहेंगे। और एक नई चीज़ सुन रहा हूँ शायद कि शायद एक से अधिक जो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं उनसे भी रिलेटेड ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैं ऐसे भी क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें एक से अधिक क्वेश्चंस के आंसर एक क्वेश्चन के सही हो सकते हैं। हालांकि इस केस में आपसे गलती होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी जब ये चीज़ आ जाए कि ये वाला क्वेश्चन करना है जिसमें मल्टी ऑप्शंस करेक्ट है, तो आपको बहुत केयरफुल तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा। वरना आपको पता चला कि ऑप्शन सी सही है, आपने कंफर्म कर लिया, लेकिन इसके अलावा कोई एक ऑप्शन और सही है। अब आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का परिश्रम करना है, क्योंकि उसमें 2 सही उत्तर खोज करके निकालना है। तो ऐसी चीज़ों का भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा और आपको बताएंगे कि देखिए कैसे इसको खोजने में दिक्कत हो रही है और कैसे आराम से इसको खोज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक ब्रीफ रिव्यू मैंने सिलेबस का करने की कोशिश किया और अपनी तरफ से ऑनेस्टली ये भी कोशिश किया कि आपके मन में जो शंकाएं हैं, जो दुविधाएं हैं, वो सब दूर हो जाएं। तब पूरी ताकत के साथ एकदम से प्रिपेयर हो जाइए। जस्ट आने वाले क्लासेस में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरुआत से लेक्चर मिलने लगेंगे। आप देखिएगा 11th की चीज़ें जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, कनेक्ट होंगी, मैं रोक रोक करके आपको बताता रहूँगा। वो बहुत अच्छे से बताता रहूँगा, मक्खन की तरह, आपको सब समझ में भी आता रहेगा। और फिर आपसे कह रहा हूँ कि 11th पीछे जा करके डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी तरफ से तो नहीं। बाकी आप बहुत जानकारी जुटाना चाहते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अपने आप में कोई बुरी बात नहीं। कोई बच्चा ये सोचता कि जाके हम डिटेल में थोड़ा वेक्टर, थोड़ा लॉज ऑफ मोशन पढ़ लें, तो हम मना नहीं करेंगे, वो पढ़ सकता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई विशेष आवश्यकता उसकी नहीं है। हमने बोला है कि ये जो काम है वो मैं कर दूंगा, आपके बिहाफ पर ये काम क्लास में मैं कर दूंगा, बस आपको अटेंड करना है उसको। तो अपने से पढ़ेंगे, अगर उसका 40% सीखेंगे, मेरे साथ पढ़ लेंगे तो 100% पूरा सीख लेंगे। फिर भी अगर आप अपने से एक्स्ट्रा परिश्रम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों का तो स्वागत करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करना चाहता हो तो जरूर करेगा, हमें उसकी मनाही नहीं है। लेकिन समय की मात्रा जितनी बची हुई है उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो बार बार पीछे 11th में जाके देखने की कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं है। जो सिलेबस निर्धारित कर दिया गया है आपको उसी पर काम करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को बंद कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का डिस्कशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, सब समझ में आया होगा और आपके अंदर का जो डर है वो निकल गया होगा। बाकी जब क्लासेस रन करेंगी बचा कुचा डर भी मैं निकाल दूंगा, आपको चिंता मत कीजिएगा। और इसी के साथ मैं डीके मिश्रा अपनी तरफ से और अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके मंगलमय भविष्य की शुभकामना करता हूँ और अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में आप बड़ी मजबूती के साथ, बेहतर रिजल्ट के साथ एक बेहतर परफॉर्मेंस करें। थैंक यू।